जब भी हम मॉडर्न हॉरर सिनेमा की बात करते हैं तो एक नाम हमारे मुंह पे जरूर आता है और वो है इंसीडियस। जेम्स वॉन और ली वॉनेल की बनाई हुई ये फ्रेंचाइजी टिपिकल भूत प्रेत वाली फिल्मों से थोड़ी सी अलग है और इसकी वजह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक नॉर्मल हॉरर मूवी में क्या होता है, एक परिवार नए घर में शिफ्ट होते हैं, वहां भूत निकलते हैं, परिवार को डराते हैं और आखिर में लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं या फिर भूत से किसी तरह डील करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। पर इंसीडियस ने इस पूरे पुराने हॉन्टेड हाउस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया। इस फ्रेंचाइजी का सबसे डरावना और सबसे जबरदस्त रूल ये है कि घर हॉन्टेड नहीं है, इंसान हॉन्टेड है। और इसीलिए ये पूरा यूनिवर्स 3 मुख्य पिलर्स पे टिका हुआ है और यही 3 चीजें इसको साइकोलॉजिकली इतना गहरा बनाती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ एस्ट्रल प्रोजेक्शन का, यानी अपने फिजिकल बॉडी को छोड़कर आत्मा के रूप में घूमना। इस दुनिया में कुछ लोग ये शक्ति लेकर पैदा होते हैं कि सोते वक्त उनकी आत्मा बॉडी से बाहर निकलकर दूसरे डिमेंशंस में ट्रैवल कर सकती है। उन्हें खुद लगता है कि बस एक भूत ही रियल सपना देख रहे हैं, पर असल में उनकी आत्मा सच में कहीं दूर घूम रही होती है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है द फर्दर का, एक डार्क, भयानक, अजीब एस्ट्रल दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल साथ साथ पैरेलल में चलती है। ये नर्क या स्वर्ग नहीं है, रादर ये एक तरह का परगेटरी हम बोल सकते हैं, लिम्बो है ऐसा कुछ, जहां भटकती हुई अशांत आत्मा और खतरनाक डीमंस हमेशा के लिए फंसे रहते हैं। नाउ तीसरा और सबसे बड़ा खतरा है पोजेशन का, यानी आपकी बॉडी पे कब्जा हो सकता है। जब भी कोई एस्ट्रल प्रोजेक्टर अपनी बॉडी से बहुत दूर द फर्दर की गहराइयों में चला जाता है तो उसकी फिजिकल बॉडी इस दुनिया में एक खाली बर्तन बन जाती है, मतलब एक वेसल की तरह। द फर्दर के भूत और डीमंस इस खाली बॉडी के लिए तड़पते हैं क्योंकि उन्हें वापस जिंदा होना है और इस दुनिया में आकर लोगों को तकलीफ देनी है। तो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स के साथ कहीं ना कहीं इंसीडियस की कहानी को समझी जा सकती है। और हाँ, इंसीडियस की कहानी एक सीधी रेखा में यानी कि लीनियर वे में नहीं चलती है। मतलब जब इंसीडियस 1 आई थी ना, तो क्रिएटर्स ने पहले प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई, फिर उसके पीछे की हिस्ट्री समझने के लिए 2 प्रीक्वल मूवीज बनाए गए और आखिर में जो आखिरी फिल्म आई थी वो वापस प्रेजेंट डे की ही कहानी थी। टोटल 5 फिल्में आ चुकी है, मैं आपको बता दूं। और इसीलिए एक नए दर्शक के लिए इस फ्रेंचाइजी को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप रिलीज ऑर्डर में, यानी कि जिस ऑर्डर में फिल्में रिलीज हुई हैं उसी ऑर्डर में चीजों को देख लो, फिर भी सबको समझ में आ जाएगी। या फिर आप चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो, मतलब जिस ऑर्डर में कहानी असल में घटित हुई थी उस ऑर्डर में। अब जो मेरा मेन चैनल हॉन्टिंग ट्यूब है, वहां आपको इंसीडियस की सारी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हालांकि वो एक्सप्लेनेशंस काफी पुरानी है तो काफी छोटी थी, उस टाइम में 9-10 मिनट की एक्सप्लेनेशंस बनाया करता था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊंगा, यानी जिस ऑर्डर में इवेंट्स असल में घटित हुए थे उस हिसाब से हम चीजों को जानेंगे। ध्यान रहे ये छोटा रिकैप सा है, तो यहाँ आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मैं एकदम शॉर्ट में कहानी बताऊंगा। और चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये पूरी कहानी असल में शुरू हुई थी, यानी कि इंसीडियस चैप्टर 3 से। जी हाँ, कहानी का असली आगाज साल 2007 में हुआ था। तो कहानी शुरू होती है साइकिक एल्जी रेनर से, पर इस वक्त एल्जी एक टूटी हुई, डरी हुई औरत है। उन्होंने सुपरनैचुरल केसेस लेना पूरी तरह छोड़ दिया है। उनका पति जैक खत्म हो चुके हैं गलत करके, और जब एल्सी दुख में द फर्दर में अपने खत्म हुए पति से मिलने गई तो वहां उसकी जान की दुश्मन द ब्राइड इन ब्लैक नाम की एक भयानक आत्मा ने उसे देख लिया और खुली धमकी देती है। ऐसी धमकी कि अगर एल्सी दोबारा द फर्दर में आई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस डर ने एलिज या एल्सी, जो भी प्रोनाउंस करते हो नाम को, उनको अपने काम से दूर कर दिया है। दूसरी तरफ है एक टीनेज लड़की जिसका नाम है क्विन ब्रेनर, जो अपनी हाल ही में गुजरी माँ लिलिथ से बात करने की कोशिश कर रही है। पर साइकिक दुनिया का एक खतरनाक उसूल होता है, जब आप अंधेरे में किसी एक को पुकारते हो तो सुनते सब कोई है, आ कोई भी सकता है। तो हाँ, अनजाने में क्वीन एक दूसरे भूखे डीमन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और फिर मदद के लिए क्वीन एलिज के पास या एल्सी के पास जाती है, पर एल्सी डर के मारे साफ मना कर देती है। कुछ दिन बाद क्वीन का भयानक कार एक्सीडेंट होता है, उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और वो बिस्तर व्हील चेयर तक सीमित हो जाती है। अब वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और यहीं पर एक नया खौफनाक डीमन हमला शुरू करता है। कौन? द मैन who cannot breathe, मतलब एक वीजिंग डीमन है जो हमेशा घुटी हुई सांस लेता है और जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगी होती है। ये डीमन क्विन को फिजिकली हर्ट करता है, उसकी आत्मा को धीरे धीरे द फर्दर की तरफ खींचता है और एक फेसलेस वर्जन बनकर उसके बॉडी पे कब्जा करने लगता है। उसका मकसद सिर्फ एक ही है, क्या है? वेल, क्वीन के लाइफ फोर्स को निगलना। क्वीन के पिता डिस्परेट होकर इंटरनेट से 2 घोस्ट हंटर्स स्पेक्स और टकर को बुलाते हैं, जो असल में अभी एक फ्रॉड जोड़ी है, बस दिखावा करते हैं ये लोग। वहीं जब एलिज या एल्सी को पता चलता है कि एक मासूम लड़की खत्म होने वाली है
तो वो अपने डर को एक तरफ रखकर एक आखिरी केस लेने का फैसला करती हैं। वो स्पेक्स और टकर के साथ एक टीम बनाती है और वापस द फर्दर में कदम रखती हैं। उम्मीद के मुताबिक द ब्राइड इन ब्लैक उस पर टूट पड़ती है, पर इस बार एलिज विक्टिम नहीं बनती। वो गुस्से और हिम्मत से उस आत्मा से लड़ती हैं और उसे भगा देती हैं। द फर्दर की गहराई में अब डीमन एक चाल चलता है। वो एलिज के खत्म हुए पति जैक का रूप धर लेता है ताकि उसे धोखा दे सके, पर एलिज धोखा पहचान लेती है। आखिर में क्वीन की मरी हुई मां लिलिथ की आत्मा भी वहां मैनिफेस्ट होती है और मां बेटी के उस प्यार की ताकत से डीमन को हरा दिया जाता है। अंततः क्वीन की आत्मा वापस उसकी बॉडी में लौट जाती है। अब यहाँ एंडिंग में एक ट्विस्ट भी है। इस जीत के बाद एलिज को एहसास होता है कि उसका डर उसकी ताकत से छोटा है और उसका असली मकसद इन शैतानों से मासूम लोगों को बचाना ही है। वहां वो स्पेक्स और टकर के साथ ऑफिशियल टीम बना लेती है। तो फ्रेंचाइजी के जो आइकॉनिक घोस्ट हंटिंग जोड़ी आगे हर फिल्म में दिखी है, वो यही इस पल में बनी थी। और जब एलिज रात को घर आकर सुकून से बैठती है, तब उसका कुत्ता अचानक अंधेरे की तरफ भौंकने लगता है। एलिज मुड़ती है और पहली बार हमें उस ब्लड रेड चेहरे की एक झलक मिलती है, द लिपस्टिक फेस डीमन। यह इशारा है कि फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा शैतान पहले से ही मौजूद है और चुपचाप एलिज का इंतजार कर रहा है। सो यस, ये थी पहली कहानी इंसीडियस चैप्टर 3 की। और इसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है इंसीडियस द लास्ट की, यानी कि यहाँ पे हम 2010 की कहानी देखेंगे और साथ में हमें कुछ फ्लैशबैक भी दिखेगा 1935 का, जिससे हमें एलिज का पास्ट पता चलेगा। अब कहानी कनेक्ट कैसे होती है, देखो चैप्टर 3 में हमने डरे हुए एलिज को देखा था, राइट? तो द लास्ट की हमें बताती है कि उसके अंदर वो डर आया कहां से। फिल्म की शुरुआत 1953 में होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, उस टाइम एलिज छोटी थी, अपने परिवार के साथ न्यू मैक्सिको के एक टाउन में एक प्रिजन के पास रहती है। उसके पिता जेरल्ड उस जेल के एग्जीक्यूशनर है और एक एकदम क्रूल अब्यूजिव आदमी है। जब भी छोटी एलिज कहती है कि उसे भूत दिखते हैं, जो कि असल में सच बात है, लिटरली एलिज को जिन कैदियों को फांसी चढ़ाया जा रहा था उनकी आत्माएं दिखती थी। लेकिन जेरल्ड जो एलिज के पिता हैं, वो इस बात को नहीं मानते। इनफैक्ट जब भी एलिज ऐसा कहती है तो वो उसे पीटते हैं। इनफैक्ट वो एलिज को अंधेरे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। एक रात ऐसे ही पिटाई के बाद बेसमेंट में अकेली एलिज को दीवार में एक अजीब रेड डोर दिखता है और ये था द फर्दर का दरवाजा। एक आवाज उसे वो दरवाजा खोलने को कहती है और अनजाने में एलिज उसे खोल देती है। उस दरवाजे से एक भयानक डीमन निकलता है, की फेस। ये डीमन एलिज की पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसी रात एलिज की मां ऑड्री को बेसमेंट में खत्म कर देता है। अपनी मां के खत्म होने का गिल्ट और पिता का टॉर्चर दोनों से तंग आकर टीनेज एलिज घर छोड़कर भाग जाती है और हाँ, वो अपने छोटे भाई क्रिश्चियन को वहीं अकेला छोड़ देती है और यही गिल्ट उसकी पूरी जिंदगी को डिफाइन कर देता है। अब कहानी फ्लैश फॉरवर्ड आती है साल 2010 में, जहां एलिज अब एक एस्टैब्लिश्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुकी हैं। उसे एक आदमी टेड गार्जा का फोन आता है कि उसके घर में भूत है, पर जब टेड अपना एड्रेस बताता है तो एलिज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एलिज का वही बचपन वाला घर था। अपने सबसे पुराने डर का सामना करने के लिए एलिज स्पेक्स और टकर के साथ वहां जाती हैं। वहां उन्हें अपने भाई क्रिश्चियन की 2 जवान बेटियां इमोजन एंड मेलिसा वो सब मिलती हैं और घर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फीमेल स्पिरिट एलिज को बेसमेंट में एक छुपे हुए कमरे तक ले जाती है, जहां एक जिंदा औरत जंजीरों में बंधी पड़ी थी। और यही कहानी सुपरनैचुरल से पलटकर एकदम असली दिमाग हिला देने वाली साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल जाती है। एलिज समझ जाती है कि टेड गार्जा खुद एक क्रिमिनल है जो औरतों को कैद करके रखता है और उससे भी घिनौना ट्विस्ट ये है कि एलिज के अपने पिता जेरल्ड भी यही करते थे। की फेस डीमन जिंदा इंसानों के दिमाग को मैनिपुलेट करता है, उनकी नफरत, गुस्सा और डर को बढ़ाता है और उनसे औरतों का अपहरण करवाता है ताकि वो उन औरतों के डर और दुख की नेगेटिव एनर्जी को खा सके। हाँ, जिसे एलिज बचपन में एक घोस्ट समझती थी, मतलब एना, वो असल में जिंदा थी। जेरल्ड की वो एक कैदी थी जिसे बाद में जेरल्ड ने खत्म कर दिया। अब की फेस तो यहाँ है ही, तो वो हमला करता है और एलिज की भतीजी मेलिसा की आत्मा को एक चाबी से लॉक करके उसके बॉडी को कोमा में डाल देता है। एलिज उसे बचाने के लिए द फर्दर में कूदती है, पर की फेस उसे अपने जाल में फंसा लेता है। तभी एक नई बात खुलती है। एलिज की दूसरी भतीजी इमोजन, उसके पास भी पैदाइशी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर है, यानी ये फैमिली गिफ्ट एलिज की तरह आगे भी चल रहा है। इमोजन खुद द फर्दर में आती है और दोनों मिलकर और वहां फंसे उनकी दादी एलिज की मरी हुई मां ऑड्री की आत्मा की अचानक मदद से की फेस पर पीछे से हमला करते हैं। एलिज उस डीमन के गले में चाकू घुसाकर उसे हरा देती है और उसकी कैद की हुई सारी आत्माएं आजाद हो जाती है। अगेन यहाँ भी एक एंडिंग ट्विस्ट है। सब शांत होने के बाद एलिज को एक सुकून भरी नींद आती है और उसमें वो एक सपना देखती है। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन या ट्रैवल करके वापस द फर्दर में घूम रही होती है और गलती से एक नए रेड डोर तक पहुंच जाती है। जब वो उसे खोलती है तो उसके पीछे खड़ा दिखता है एक छोटा बच्चा। एंड कौन था वो बच्चा? डाल्टन लैम्बर्ट। और उसके पीछे ठीक खड़ा था द लिपस्टिक फेस डीमन। अगली ही सुबह एलिज का फोन बजता है
और वही दूसरी तरफ लॉरेन लैम्बर्ट है जो अपने पोते डाल्टन के लिए इलीज से मदद मांग रही हैं। बस यही इस फोन कॉल पर ये प्रीक्वल सीधी अगली कहानी इंसीडियस से जुड़ जाती है और टाइम का लूप पूरा हो जाता है। अब यहाँ एक और बात है कि फ्रेंचाइज के जो राइटर है ली वॉनेल, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि द फर्दर से निकलते वक्त इलीज ने जो दरवाजा गलती से खुला छोड़ा था, उसी के जरिए द लिपस्टिक फेस डीमन ने डाल्टन को ढूंढ निकाला। यानी एक तरह से इलीज ही अनजाने में इस पूरी ट्रेजेडी की वजह बनी है और उसका हल भी अब प्रेजेंट डे में इंसीडियस जो फर्स्ट मूवी है वहां पे निकलेगा। याद है ना इंसीडियस जो मूवी आई थी, वहां कहानी एक्चुअली में टाइमलाइन के हिसाब से 2010 और 11 की है, यानी क्रोनोलॉजी में ये थर्ड मूवी होनी चाहिए, बट रिलीज के हिसाब से ये पहली मूवी थी जहां हमने लैम्बर्ट्स की कहानी देखी थी। तो चलिए उस कहानी को भी समझते हैं। इस पॉइंट तक आप समझ ही गए होंगे कि इलीज या एल्सी जो भी आप बोलते हैं वो कौन है। तो अब हम लैम्बर्ट से मिलते हैं। जॉश और रेनाई लैम्बर्ट अपने 3 बच्चे, बड़े बेटे डाल्टन, छोटा फॉस्टर और नन्ही सी बेटी कली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है जब तक एक रात डाल्टन एटिक को एक्सप्लोर करने जाता है। वहां वो एक पुरानी सीढ़ी से गिर जाता है और अंधेरे में उसे कुछ भयानक दिखता है। अगले दिन डाल्टन अपने बिस्तर से उठता ही नहीं। बिना किसी बीमारी, चोट या मेडिकल वजह से वो एक बहुत गहरे कोमा में चला जाता है, जो कि बहुत अजीब था। 3 महीने हॉस्पिटल में गुजारने के बाद भी जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तो थक हार के परिवार उसे मेडिकल मशीन्स के साथ घर वापस ले आता है। पर डाल्टन के घर आते ही अजीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है। रेने को बेबी मॉनिटर पे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं और एक रात उसे बच्चे के कमरे में एक भयानक भूत दिखता है। रेने को पूरा यकीन हो जाता है कि ये घर हॉन्टेड है और वो डरी हुई जॉस को घर बदलने पे मजबूर करती है। लेकिन नए घर में भी पीछा नहीं छूटता। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ घर हॉन्टेड नहीं है। लिटरली रेने को एक छोटा बच्चा पुराने कपड़ों में घूमता हुआ दिखता है, मतलब टिप्टो थ्रू द ट्यूलिप्स गाने पर नाच रहा था। हालात तब और बिगड़ते हैं जब जॉश की माँ लॉरेन आती है और बताती है कि उसने एक सपना देखा। कैसा सपना? वेल, डाल्टन के कमरे में एक भयानक रेड फेस्ड डीमन खड़ा था और तभी दिन के उजाले में लॉरेन को वही डीमन जॉस के ठीक पीछे खड़ा दिखता है और डाल्टन का कमरा अपने आप तहस नहस हो जाता है। यही लॉरेन अपनी एक पुरानी जान पहचान वाली पैरासाइकोलॉजिस्ट को बुलाती है, which is एलिज रेनर। वही एलिज जिसे हम अब अच्छे से जान चुके हैं। और इस पॉइंट पे एलिज के साथ स्पेक्स और टक्कर भी आए होंगे। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस पूरे रिकैप के दौरान हो सकती है आपको एक तो छोटी मोटी मिस्टेक्स मिल जाए या फिर नाम में प्रोनाउंस थोड़ा सा इधर उधर करूं। रीजन ये है कि मैं इन 5 मूवी को काफी पहले देखा था एंड मैं बस इनको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको एक रिकैप दे रहा हूं, तो अगर कुछ मिस्टेक होती है तो मुझे माफ करना। एनीवेज, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो एलिज अब घर की इन्वेस्टिगेशन करती हैं और एक दिमाग हिला देने वाला सच बताती हैं। डाल्टन किसी मेडिकल कोमा में नहीं है, रादर डाल्टन पैदाइशी एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर है। वो सपनों में अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर ट्रैवल करना जानता था और उसे लगता था कि ये बस सपने हैं। इस बार वो भटक कर बहुत दूर द फर्दर में चला गया और रास्ता भूल गया। यानी उसका खाली बॉडी इस दुनिया में पड़ा है और द फर्दर के भूत उस बॉडी में घुसना चाहते हैं। जो भी भूत रेने और लॉरेन को दिखे हैं वो इसी खाली बॉडी के चक्कर में पड़े हैं। अब जॉश पहले तो ये बात मानता ही नहीं और गुस्से में एलिज को निकाल देता है, पर बाद में जब उसे डाल्टन की वो ड्राइंग्स मिलती है जिसमें उसने द फर्दर और रेड फेस डीमन को बनाया हुआ था, तब जॉश को यकीन आ जाता है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एलिज बताती है कि डाल्टन को ये पावर विरासत में मिली है अपने पिता जॉस से। जॉस को भी बचपन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन आती थी, पर तब उसके बॉडी पर द ब्राइड इन ब्लैक कब्जा करना चाहती थी। तब एलिज ने ही यंग जॉस की मदद की थी और हिप्नोटाइज करके उसकी सारी यादें दबा दी थी ताकि वो दोबारा द फर्दर में ना जाए। अब डाल्टन को बचाने का एक ही रास्ता है, जॉस को अपने बचपन के डर का सामना करते हुए खुद वापस द फर्दर में जाना होगा। हम एलिज जॉस को हिप्नोटाइज करती है और उसकी आत्मा द फर्दर में प्रवेश करती है। भटकते हुए जॉस द लिपस्टिक फेस डीमन के लेयर यानी कि उसके कमरे तक पहुंचता है, जो कि एक ब्लड रेड कमरा है जहां डीमन मैरिनेट्स के साथ खेल रहा है और ग्रामोफोन पर वही टिप्टो थ्रू द ट्यूलिप्स बजा रहा है। डाल्टन वहीं पे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब जॉस किसी तरह उसे छोड़ाता है और दोनों अपने बॉडी की तरफ भागते हैं, जबकि डीमन और बाकी भूत पीछा करते हैं। रास्ते में जॉस को वही ब्राइड इन ब्लैक मिलती है जो उसे बचपन में डराती थी, और इस बार जॉस डरता नहीं, उल्टा उस पर चिल्लाकर पीछे हटने को कहता है। अब कहानी के एंडिंग ट्विस्ट ये है कि जॉस और डाल्टन दोनों ही आत्माएं अपने अपने बॉडी में लौट आती हैं। सब खुश हैं, लगता है कि नाइटमेयर खत्म हो गया, पर जब एलिज अकेले में जॉस से बात कर रही होती है तब उसे जॉस के बर्ताव में कुछ तो अजीब सा लगता है। डर के मारे एलिज चुपके से जॉस की एक फोटो खींच लेती है और कैमरे के फ्लैश से जॉस अचानक जानवर की तरह पागल हो जाता है और एलिज का गला दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं करता, खत्म कर ही देता है, क्योंकि रेने जब दौड़ती हुई आती है तो उन्हें एलिज की लाश मिलती है। सदमे में वो वही कैमरा उठाती है और फोटो में जॉस का चेहरा नहीं बल्कि द ब्राइड इन ब्लैक का चेहरा दिखता है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, जो आत्मा द फर्दर से लौटकर जॉस के बॉडी में वापस आई थी वो असली जॉस
था ही नहीं। ब्रदर ब्राइड इन ब्लैक ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है और पहली फिल्म इसी क्लिफ हैंगर पे कहीं ना कहीं खत्म होती है। अब इसी फिल्म को कंटिन्यू करती है इंसीडियस चैप्टर 2। ये फिल्म लिटरली पहली फिल्म के खत्म होने के सेकंड्स बाद ही शुरू होती है। पुलिस यहाँ एलिस के कत्ल की जांच कर रही है और रेने किसी को यकीन नहीं दिला पाती, पर उसके दिल में डर बैठ चुका है कि उसके पति के अंदर कुछ बहुत गलत है। अपना घर क्राइम सीन बन जाने की वजह से परिवार टेम्पररी लॉरेन के पुराने घर में शिफ्ट हो जाता है। पजेस जॉस नॉर्मल होने का दिखावा करता है, पर जल्द ही वहां भी घटनाएं शुरू हो जाती है। लाइक रेने को एक सफेद ड्रेस वाली औरत दिखती है, देन बेबी वॉकर अपने आप चलने लगता है और डाल्टन बताता है कि उसे सपने में अपने पापा किसी अनजान आत्मा से बात करते दिखते हैं। स्पेक्स और टक्कर एलिस की मौत के बाद भी सच ढूंढ रहे हैं। वो एक नए साइकिक कार्ल की मदद लेते हैं जो वर्ड डाइस यानी अल्फाबेट वाले पास होती है ना, उनकी मदद से एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करता है। अब उन्हें एक मैसेज मिलता है जो कि उन्हें एक छोड़े हुए खंडर बन चुके हॉस्पिटल तक ले जाता है, आवर लेडी इन एंजल्स तक मतलब ले जाता है, जहां लॉरेन कभी नर्स थी। वहां लॉरेन को एक पुराने पेशेंट पार्कर क्रेन की दर्दनाक असलियत पता चलती है और यहाँ कहानी एक गहरा साइकोलॉजिकल मोड़ लेती है। पार्कर बचपन में एक नॉर्मल लड़का था, पर उसकी साइको और अब्यूजिव माँ, जिसे मदर मॉर्टिस कहा जाता था, उनको लड़के पसंद नहीं थे। वो पार्कर को जबरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहनाती थी, उसे अब्यूज करती थी और उसे मैडलिन बुलाया करती थी। इस सिवियर ट्रॉमा ने पार्कर के दिमाग को पूरी तरह तोड़ दिया और बड़ा होकर वो एक दरिंदा सीरियल किलर बन गया जो औरतों को एक काले वेडिंग गाउन में खत्म करता था। यही आत्मा था द ब्राइड इन ब्लैक। जब पार्कर हॉस्पिटल में खत्म हुआ तो उसकी आत्मा ने द फर्दर से यंग जॉस का पीछा करना शुरू किया और अब सालों बाद आखिरकार उसने जॉस के बॉडी पर कब्जा कर लिया है। रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम यह है कि एक मरी हुई आत्मा एक जिंदा बॉडी में है, इसलिए पजेस्ड जॉस का जो बॉडी है वो धीरे धीरे फिजिकली डिटोरिएट हो रहा है, मतलब सड़ने लग गया है। पार्कर की इविल माँ यानी मदर मॉर्टिस की आत्मा द फर्दर से पजेस्ड जॉस को उकसाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने पूरे परिवार को खत्म कर देना होगा। कार्ल और स्पेक्स उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश करने की कोशिश करते हैं, पर पजेस्ड जॉस उन्हें बुरी तरह पीट देता है। इस झगड़े में कार्ल खुद द फर्दर में पहुंच जाता है, जहां उसे असली जॉस की भटकती आत्मा और एलिस की आत्मा मिलती है। यही द फर्दर का सबसे माइंड बेंडिंग रूल खुलता है, जो कि मेरा हमेशा फेवरेट रूल रहा है। टाइम और स्पेस बेंड होता है, मोस्टली टाइम जो कि सीधी नहीं चलती। असली जॉस द फर्दर से अपना पास्ट में इंटरैक्ट कर सकता है और पहली फिल्म में जो अजीब चीजें हुई थी ना, लाइक दरवाजा अचानक खुलना, सिक्योरिटी अलार्म बजना, वो असल में किसी भूत ने नहीं बल्कि असली जॉस की आत्मा ने फ्यूचर से की थी ताकि वो अपने परिवार को वार्न कर सके। ये डिटेल पूरे फ्रेंचाइजी को एक लूप में बांध देती है। रियल दुनिया में पजेस जॉस एक हथौड़ा उठाता है और बीवी बच्चों को खत्म करने के लिए घर में तोड़फोड़ मचाता है। रेने और बच्चे बेसमेंट में छुप जाते हैं। वहीं डाल्टन को एहसास होता है कि उसके असली पापा द फर्दर में फंसे हैं, तो वो अपनी मर्जी से सोता है और वापस द फर्दर में जाता है। वहां असली जॉस और एलिस पार्कर की यादों में जाते हैं, जहां मदर मॉर्टिस छोटे पार्कर को अब्यूज कर रही थी। एलिस एक रॉकिंग हॉर्स उठाती है और पीछे से पूरी ताकत से मदर मॉर्टिस की आत्मा पे वार करती है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मां के खत्म होते ही रियल दुनिया में जो पजेस्ड जॉस पे कंट्रोल था वो टूटता है एंड इससे जॉस बेहोश होता है। वहीं डाल्टन द फर्दर में असली जॉस को ढूंढ लेता है और एक टिन कैन टेलीफोन यानी धागे डब्बे वाला फोन होता है ना, इसका काफी सिग्निफिकेंस है मूवी में, तो उसकी मदद से उसे वापस इस दुनिया में ले आता है। अब इस फिल्म में भी एंडिंग ट्विस्ट है, हर एक इंसीडियस फिल्म की तरह। तो जॉस और डाल्टन वापस अपने बॉडी में आ चुके हैं, राइट? परिवार सेफ हो जाता है और इस बार रिस्क ना लेते हुए कार्ल, जॉस और डाल्टन दोनों को हिप्नोटाइज करके उनकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर्स और द फर्दर की यादें हमेशा के लिए मिटा देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉर्मल लाइफ जीना है, बार बार फर्दर में जाना नहीं है। और फिल्म के आखिर में स्पेक्स और टकर एक नए केस पे जाते हैं, जहां एलिसन नाम की एक लड़की कोमा में है। एलिस की आत्मा भी इनविजिबल रूप में उनके साथ है। जब एलिस एलिसन के कमरे में जाती है तो अंधेरे में उन्हें एक डरावनी क्रीकिंग आवाज सुनाई देती है और इससे एलिस डर जाती है। क्यों? क्योंकि ये इशारा था द लिपस्टिक फेस डीमन पे, जो कि वापस आ चुका है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और यहीं से हम पहुंच जाते हैं फिफ्थ मूवी, जो कि आखिरी मूवी थी, इंसीडियस द रेड डोर पे। और इसकी कहानी 2019 में सेट है, यानी कि पिछली स्टोरी से करीब 9-10 साल बाद, और ये लैम्बर्ट्स का फाइनल चैप्टर है। तो चैप्टर 2 में कार्ल ने जॉस और डाल्टन की द फर्दर वाली यादें मिटा दी थी ताकि वो सुकून से जी सके, राइट? पर इस याददाश्त को मिटाने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। जॉस का दिमाग हमेशा एक अजीब से फॉग में रहता है, मतलब उसे लग रहा है कि उसके अंदर कुछ मिस हो रहा है और इसी मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से रेने से उसका डिवोर्स हो गया। डाल्टन अब बड़ा हो चुका और कॉलेज जा रहा है, पर अपने पिता जॉस से उसका रिश्ता टूटने के कगार पे है। मतलब दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो हाँ, मतलब बन नहीं रही बात। नाउ कॉलेज में आर्ट क्लास के अंदर डाल्टन की एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर होती हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स को अपने सबकॉन्शियस की गहराइयों में उतरकर अपने अंदर के डर को कैनवस पे पेंट करने को कहती हैं। तो हाँ, डाल्टन ध्यान में बैठता है और जब उठता है तो गलती से अपने कैनवस पे एक रेड डोर पेंट कर चुका होता है। बस इस पेंटिंग के
बनते ही उसके दिमाग का जो वो बंद हिप्नोटाइज किया हुआ दरवाजा था ना, वो वापस खुल जाता है। डाल्टन दोबारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है और द फर्दर के भूत वापस इस दुनिया में आने लगते हैं। डीमंस, खास करके द लिपस्टिक फेस डीमन, डाल्टन की वो खुशबू वापस पाकर उसे हासिल करना चाहता है। एक सीन में तो डाल्टन द फर्दर में हाथ डालकर अपनी पेंटिंग में से वही हथौड़ा निकाल लेता है जो उसके पिता ने चैप्टर 2 में उठाया था। दूसरी तरफ जॉस सोचता है कि शायद उसके दिमाग की ये हालत हेरिडेटरी है, मतलब होता है ना लोग अपने पेरेंट्स से मिलना, कुछ वैसा कुछ। वो अपने पिता बेन बर्टन के बारे में पता करता है जिनसे जॉस सालों से नफरत करता था क्योंकि उसे लगता है कि बाप ने उसे अबैंडन कर दिया, और सच कुछ और ही था। बेन बर्टन भी एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर थे। उन्होंने साइक वार्ड में गलत कदम उठाया था क्योंकि द फर्दर के भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और वो खत्म होना चाहते थे ताकि वो भूत उनके बेटे जॉस तक ना पहुंच सके। जॉस को द फर्दर में अपने पिता की आत्मा से मिलकर बहुत हिम्मत मिलती है और बाप बेटे के बीच के सारे जो गिले शिकवे थे वो सब खत्म हो जाते हैं। रेने भी जॉस को पूरा सच बता देती है कि 9 साल पहले असल में हुआ क्या था। आखिर में द लिपस्टिक फेस डीमन डाल्टन के बॉडी पे पूरा कब्जा कर लेता है और जॉस द फर्दर में जाता है और वहां टाइम के अजीब रूल से एक बार फिर महसूस करता है। वो अपने पुराने सेल्फ को डाल्टन को बचाते हुए देखता है। जॉस डाल्टन को छुड़ाता है पर डीमन और बाकी भूत पीछे से हमला करते हैं। जॉस उन्हें रोकने के लिए रेड डोर को अपने हाथों से पकड़कर खड़ा हो जाता है ताकि डाल्टन अपनी आत्मा के साथ इस दुनिया में भाग सके। वहां जब डाल्टन अपने बॉडी में जागता है तो वो तुरंत ब्लैक पेंट उठाता है और अपनी रेड डोर वाली पेंटिंग को पूरी तरह काले रंग से पेंट कर देता है। पेंटिंग काली होते ही द फर्दर में वो रेड डोर हमेशा के लिए काला होकर सील हो जाती है और डीमंस उस दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। अगेन मूवी में एंडिंग ट्विस्ट तो आएगा ही, तो जॉस जिंदा वापस आता है और परिवार के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। फिल्म के आखिर में जब जॉस डाल्टन को कॉलेज कैंपस पे छोड़कर निकल रहा होता है तब उसे अचानक एलिज की आत्मा मिलती है। ऑफ कोर्स एलिज की आत्मा को वो अब तक भुला चुका है। एलिज मुस्कुराकर उसे हिम्मत देती है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, कीप गोइंग। पर क्रेडिट्स के बाद यानी पोस्ट क्रेडिट सीन में द फर्दर में एक फ्लिकरिंग लाइट दिखती है और उसके पास द लिपस्टिक फेस डीमन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, डीमन बेशक सील हो गया है पर खत्म नहीं हुआ। इस यूनिवर्स में इविल पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता, बस दरवाजा बंद होता है। तो अब आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में 5 फिल्मों की कहानी बता दी है, तो इवन इफ आपने इंसीडियस नहीं देखा है तो नई मूवी को आप जाके देख सकते हो, चीजें आपको समझ में आ ही जाएंगी। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप मूवीज को देख लो या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन ही सुन लो हॉन्टिंग ट्यूब पे, तब आपको और भी चीजें क्लियर होंगी और एक रिवीजन भी हो जाएगा इवन इफ आपने फिल्मों को देख रखा है। अब हम कहानी से हटके इस पूरे फ्रेंचाइज में दिखाए गए डीमंस और घोस्ट्स पे बातें करेंगे क्योंकि यहाँ डीमंस का मकसद सिर्फ एक है, उनको रियल वर्ल्ड में एक रियल बॉडी पाना है, लोगों को दर्द देना है और जिंदा इंसानों की नेगेटिव एनर्जी को खाना है, कई बार लाइफ फोर्स को भी कंज्यूम करना है, राइट? तो चलिए एक एक करके जिन डीमंस को हम देखें उन पे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द लिपस्टिक फेस डीमन से, जिसे कई लोग द मैन विद द फायर इन हिज फेस भी बुलाते हैं। ये फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा विलन है। वह दिखता कैसा है? डार्थ मॉल जैसा ब्लड रेड चेहरा, कोयले जैसा काला जिस्म, पीली आंखें, हाथों में मेटालिक नाखून मतलब क्लॉज जो है वैसा, और उसके पैर भी जानवरों जैसे हैं, हूफ जैसे। इसकी पावर है सुपर स्ट्रेंथ, टेलीकिनेसिस यानी दूर से चीजों को मैनिपुलेट करना, आत्माओं को कैद करना और फिजिकल दुनिया में तबाही मचाना। उसका मकसद क्या है? वेल, उसे डाल्टन की बॉडी चाहिए ताकि वो इस दुनिया में आतंक मचा सके। अब इसके पास्ट के बारे में फिल्म हमें कभी कुछ बताती नहीं है, ये कभी इंसान था या नहीं था ये भी एक राज ही है। बस इतना पता है कि ये द फर्दर का सबसे पुराना सबसे पावरफुल शैतान है। देन अगला डीमन है द ब्राइड इन द ब्लैक यानी कि पार्कर क्रेन। ये काले वेडिंग गाउन में वेल पहने हुए घूमता है, मतलब एक बूढ़ी औरत जैसी आत्मा। इसके पास भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, डर पैदा करना और धीरे धीरे किसी के बॉडी पे कंट्रोल कर पाना यानी पोजेशन की पावर है। अब इसका मकसद क्या है? वेल, मैंने आपको बता रखा है कि ये पार्कर क्रेन है, बचपन में माँ के क्रॉस ड्रेसिंग अब्यूज से पागल हुआ एक सीरियल किलर था और इसे जॉस की ही बॉडी चाहिए थी। अब अगेन मैं पूरी हिस्ट्री रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में। चलिए अगले डीमन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द की फेस डीमन। इसका चेहरा हड्डियों जैसा है जिसमें ना होठ है ना नाक, और उंगलियां मतलब चाबियों की तरह है, कीज की तरह। इसके पास भी साइकिक मैनिपुलेशन है, यानी अपनी की वाली उंगली किसी के गले में घुसाकर उसकी आवाज, आत्मा और यादें को ये लॉक कर देता है। इसका मकसद है कि ये जिंदा लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करना चाहता है, जैसे कि इसने एलिस के पिता के साथ भी किया था। और मैनिपुलेशन करता क्यों है? ताकि मैनिपुलेट करवा के ये औरतों का अपहरण और कत्ल करवा सके, ताकि उन औरतों के डर और दुख की एनर्जी पे फीड कर सके। देन अगला डीमन है द मैन हु कैन नॉट ब्रीथ, जिसे कई लोग द वीजिंग डीमन भी कहते हैं। ये एक हॉस्पिटल पेशेंट जैसा हमेशा गुथी हुई एस्मेटिक सांस लेता रहता है, चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है,
मतलब थोड़ा अजीब सा लुक है। और इसकी पावर्स है विक्टिम को साइकोलॉजिकली तोड़ना, फिजिकल अटैक करना और उसकी आत्मा को धीरे धीरे द फर्दर में खींचकर उसकी बॉडी पे कब्जा करना। अल्टीमेटली सबका काम मतलब बॉडी पे कब्जा करना ही है। और इसका मकसद क्या है? वेल, क्विन ब्रेनर की जान यानी उसकी लाइफ फोर्स इसे चाहिए। तो हाँ, ये कुछ मेन डीमंस है इस फ्रेंचाइजी के, जिनमें से कुछ शायद हमें नई मूवी में भी देखने को मिल जाए। अब अगर हम द लिपस्टिक फेस डीमन पे थोड़ी सी गहराई से बात करें तो इसे कंपोजर जोसेफ बिशारा खुद प्ले करते हैं। अपने द फर्दर वाले लेयर में ये बिल्कुल किसी थिएटर आर्टिस्ट की तरह रहता है। मतलब मैरियोनेट्स कठपुतलियां बनाता है, अपने नाखून तेज करता है और ग्रामोफोन पर वही टिपटो थ्रू द ट्यूलिप्स बार बार बजाता है। ये बिहेवियर बता देता है कि ये इंसानों को सिर्फ अपनी कठपुतली समझता है, उससे खेलता है और फिर तोड़ देता है। यही चीज इसे इतना दिल दहला देने वाला बना देती है। ये सिर्फ मारना नहीं चाहता, ये खेलना चाहता है। अब यहाँ हमें रेड डोर काफी बार दिखता है, तो उसका असली मतलब क्या है, उसके पीछे की सिंबलिज्म क्या है? विजुअल लेवल पे देखा जाए तो द रेड डोर द फर्दर के अंदर का सबसे खतरनाक पोर्टल है। द फर्दर एक बड़ी सी जगह है जहाँ तरह तरह की आत्माएं घूमती हैं, पर इस लाल दरवाजे के पीछे प्योर इविल रहते हैं, मतलब सबसे टॉर्मेंटेड और खतरनाक एंटिटीज। डाल्टन की आत्मा इसी दरवाजे के पीछे कैद थी और द लिपस्टिक फेस डीमन का लेयर भी ठीक इसके पीछे है। साइकोलॉजिकल और थीमेटिक लेवल पे द रेड डोर एक बहुत पावरफुल मेटाफर है दबे हुए ट्रॉमा और चाइल्ड अब्यूज का। जब बचपन में एलिज ने अपने पिता का ब्रूटल अब्यूज झेला तो गुस्से, डर और दुख में अनजाने में उसने वही रेड डोर खोल दिया जहां से की फेस निकला। ये दरवाजा उन काली यादों का लॉक है जिन्हें इंसान भूलना चाहता है। और इसलिए जब डाल्टन कॉलेज में अपने ट्रॉमा को क्योर करने की कोशिश में आर्ट क्लास में ध्यान लगाता है तो उसी के कैनवस पे ये रेड डोर वापस उभर आता है। इस बात का पक्का सबूत है कि आप अपने दर्द और पास्ट को चाहे जितना दबा दो या हिप्नोटाइज करके बंद भी कर लो, फिर भी एक ना एक दिन वो दरवाजा तोड़कर बाहर जरूर आता है। और फिल्म के आखिर में डाल्टन का इस दरवाजे को फाइनली काले रंग से पेंट करना सिर्फ एक हॉरर सीन नहीं है, ये दिखाता है कि उसने अपने डर का सामना कर लिया है, अपने बाप को माफ कर दिया और आखिरकार अपने ट्रॉमा पे परमानेंट जीत हासिल कर ली है। अब यहाँ हम थोड़ा फर्दर पे भी बात कर लेते हैं, मतलब उसके मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही इस पूरे यूनिवर्स का बैटलफील्ड है। तो फर्दर हमारी दुनिया का ही एक डार्क भयानक रिफ्लेक्शन है। ये दुनिया हमेशा घुप अंधेरे में डूबी रहती है, मतलब ना दिन न रात, बस एक घनी धुंध और नीला काला अंधेरा। वहां जाने वाले इंसान को अपना रास्ता देखने के लिए पुरानी लैंटर्न या फ्लैशलाइट का सहारा लेना पड़ता है। द फर्दर में हमारी दुनिया जैसे ही घर होते हैं, पर फर्नीचर अजीब होते हैं, मतलब जगह से हटा हुआ और थोड़ा गलत जैसा लगता है, जैसे किसी ने आपकी यादों को एकदम बिगाड़ कर रख दिया हो। यहाँ रहते कौन है? ऑफ कोर्स वही अशांत आत्माएं जो जिंदगी और मौत के बीच फंसी हैं और वो भूखे डीमंस जिन्हें एक फिजिकल बॉडी चाहिए। आत्माएं यहाँ आजाद नहीं होती, वो अपने सबसे दुख भरे या ट्रॉमेटिक पलों को एक एंडलेस लूप में बार बार जीती रहती हैं। और इसीलिए क्योंकि यहाँ लूप है तो यहाँ टाइम के रूल्स भी डिफरेंट है। लिटरली वहाँ टाइम एंड स्पेस बेंड हो रहा है, वो सीधे नहीं चलते। वहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही जगह मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल चैप्टर 2 में था, जो कि 2010 का असली जॉर्ज द फर्दर में ट्रैवल करते हुए अपने बचपन यानी 1986 वाले घर में पहुंच गया और वहां दरवाजे खोलकर खुद को फ्यूचर के हादसों के लिए वार्न करता रहा। वहां प्रेजेंट से पास्ट में जाके फ्यूचर में वार्न करना, समझ रहे हो? टाइम बेंड हो रहा है। अब हम थोड़ा सा एस्ट्रल प्लेन की मैकेनिक्स को भी समझते हैं। जब एक जिंदा इंसान का मन सोते वक्त बहुत डीपली रिलैक्स होता है तो उसकी आत्मा बॉडी छोड़कर एक सिल्वर वायर जैसे एक अम्बिलिकल कॉर्ड के सहारे द फर्दर में घूम सकती है। और जितनी दूर आत्मा जाएगी, बॉडी के साथ उसका कनेक्शन उतना ही कमजोर होता जाएगा। और जब आत्मा द फर्दर में होती है तो बॉडी पूरी तरह खाली और असुरक्षित हो जाती है, मतलब एक तरह का वेसल बन चुका है, खाली है, जिसपे स्पिरिट्स आसानी से हमला कर सकती हैं। अब इन पांचों फिल्म की कहानी किस तरह से कनेक्ट होती है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। लिटरली हम एलिस के पास्ट में भी जा चुके हैं 1953 में, वहीं से सब कुछ काइंड ऑफ शुरू हुआ। देन जॉस की कहानी भी हम समझ सके 1986 की वो पूरी चीज। देन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है 2010, 11, 19 वो सब भी मैंने आपको बता दिया है। और यहीं से हम बढ़ते हैं 6th मूवी की तरफ, जो कि है इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर, जो कि इसी महीने रिलीज होने वाली है। ये एक नई कहानी होगी, शायद यहाँ हमें नए चेहरे देखने को मिले होंगे। और देखा जाए तो लैम्बर्ट जो है यानी कि जॉस और डाल्टन, उनका मेन चैप्टर रेड डोर में काले पेंट से सील हो चुका है, मतलब वो अब मेंटली सफर नहीं करेंगे। पर उस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन ने साफ इशारा दिया कि द फर्दर और उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं हुए। नई फिल्म में एक फ्रेश प्रोटैगनिस्ट आती है जो कि है जेमा, एक यंग माँ जो अपनी बेटी को उसी घर में पाल रही है जहां वो खुद बड़ी हुई थी। वो पता लगाती है कि वो द फर्दर में जा सकती है और उसमें एक खतरनाक ट्विस्ट है, वो जो वहां रहता है उसे इस असली दुनिया में वापस ला सकती है। यानी कि दरवाजा अब दो तरफा खुल रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ डीमंस अब तक खत्म नहीं हुए हैं,
काइंड ऑफ मारे नहीं भी जा सकते। यही उस यूनिवर्स का सबसे बड़ा रूल है। तो हाँ, द फर्दर के डीमन जैसे द लिपस्टिक फेस या की फेस, ये सुपरनैचुरल एंटिटीज हैं और इन्हें इंसानी हथियारों से मारा या हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। इन्हें सिर्फ वापस उनकी दुनिया में धकेला जा सकता है या उनका पोर्टल बंद किया जा सकता है या किसी तरह से अगर कैद कर लिया जाए, कंटेन कर लिया जाए तो इवन दैट्स पॉसिबल। तो हाँ, इस फिल्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें कुछ नए डीमंस देखने को मिले, लेकिन अगर किसी पुराने डीमन की वापसी होती है तो दैट वुडंट बी अ सरप्राइज। नाउ एलिस आत्मा के रूप में अभी भी द फर्दर में मौजूद है और स्पेक्स एंड टकर असली दुनिया में अभी भी केस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इन फैन फेवरेट चेहरों के किसी न किसी रूप में हम प्रेजेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये नए विक्टिम्स को द फर्दर के बारे में गाइड करें। अब इसी वीडियो के अंदर मैं आने वाली मूवी की ट्रेलर ब्रेक डाउन नहीं करूंगा। अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट से बता देना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बट फॉर नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने आपको इंसीडियस से रिलेटेड जितनी भी थियरीज है, जो भी स्टोरी लाइन है, वो मैंने शॉर्ट में आपको समझा दी है। सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा और अगर मुझसे कोई मिस्टेक भी हुई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पॉइंट कर दीजिएगा। अगेन, मैं बहुत पहले इन मूवीज को देखा था तो हो सकता है इधर उधर थोड़ी बहुत मेरे से कुछ गलती हुई हो। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।